दोस्तों सोचिए आपने नौकरी के लिए आवेदन किया, लिखित परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया और फिर आपको बताया जाता है कि सॉरी, पूरी भर्ती ही अवैध थी, पूरी प्रक्रिया रद्द हो चुकी है। क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठीक यही फैसला सुनाया है। आज जिस फैसले का विश्लेषण हम करने वाले हैं वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की बड़ी भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला है। एक ऐसी भर्ती जिसमें उम्मीदवारों ने जब सब कुछ पास कर लिया था तो अदालत ने कहा कि आपका चयन वैध ही नहीं है, आपका इंटरव्यू भी वैध नहीं है, आपको नौकरी का कोई अधिकार ही नहीं मिलता है। और यही सब क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की संरचना ही अवैध थी। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? क्या यह छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल चयन परिणाम खोलने से मना कर सकती है? क्या पटिशनर को नौकरी का फंडामेंटल राइट्स मिलता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं एकदम आसान भाषा में, लेकिन कानून के हर प्रावधान के साथ। मामला क्या था? रिट ए नंबर 24,393 सन 2016। अंकित सरीन व एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साल 2013-14 में बीएचयू में एक बड़ी भर्ती निकाली गई। एडवर्टीजमेंट नंबर था 2/2013-14। इसमें मांगे गए पद थे टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, स्कूल टीचिंग पोस्ट। उम्मीदवारों ने शॉर्ट लिस्टिंग की, रिटन परीक्षा दी, इंटरव्यू भी दिया। कई पटिशनर्स इन सब चरणों में सफलतापूर्वक अपना परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, लेकिन अचानक यूनिवर्सिटी ने कहा हम परिणाम घोषित नहीं करेंगे क्योंकि भर्ती सरकार के द्वारा रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि सरकार और बीएचयू के बीच कोरेस्पोंडेंस में रिक्रूटमेंट को सस्पेक्ट माना गया है और उम्मीदवार हाई कोर्ट पहुंच गए और कहा कि हमने सभी एग्जाम पास किए, हमारी मेरिट तय हो चुकी है, अब परिणाम रोकना मनमानी है। यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि एनवेलप नहीं खोला जाएगा। बीएचयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक चौंकाने वाला फैसला इस सारी परीक्षाओं के बाद किया कि सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन वाले एनवेलप को नहीं खोला जाएगा। भर्ती दोबारा की जाएगी। यहाँ से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। कैंडिडेट्स ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर ही नहीं है कि वह एनवेलप न खोलने को कहे। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो रिकमेंडेशन विजिटर को भेजनी चाहिए थी। हम चयनित हो चुके थे, हमें अपॉइंटमेंट पाने का हक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने तब एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट मंगाई जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में यह रिपोर्ट पूरी तरह दर्ज है और इसमें साफ कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी की संरचना कंपोजिशन ही बेसिक रूप से गलत था। विजिटर्स नॉमिनी गायब था, फैकल्टी चुकी हुई थी, डीन या हेड शामिल नहीं थे, चेयरमैन कोई और था जबकि होना था वाइस चांसलर को। 236 इंटरव्यू रोज हुए जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जैसे एक शॉकिंग एग्जाम्पल, 65 ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए 944 कैंडिडेट्स बुलाए गए और इंटरव्यू सिर्फ 4 दिन में पूरा कर लिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीरियस असेसमेंट नहीं हो सकती, यह सिलेक्शन डिवोर्स द रूल्स है, यानी मूल नियमों से बाहर जाकर के भर्ती हुई है।
लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि इलीगैलिटी गोइंग टू द रूट ऑफ द सिलेक्शन, यानी भर्ती का पूरा ढांचा ही अवैध था। पटिशनर्स ने कोर्ट में कहा और दलीलें दी उनके वकीलों ने कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शक्ति लिमिटेड है, रिकमेंडेशन विजिटर को भेजना जरूरी है, कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है तो वह राज्य अपॉइंटमेंट देने को बाध्य है, छात्र इनोसेंट हैं क्योंकि गलती बीएचयू यानी विश्वविद्यालय की तरफ से की गई है। उन्होंने 1985 के फैसले प्रमोद पाठक बनाम बीएचयू का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट इस हवाले से संतुष्ट नहीं हुआ। रेस्पोंडेंट ने कोर्ट को क्या बताया? बीएचयू प्लस यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि भर्ती नियमों के अनुसार सिलेक्शन कमेटी बनती है। कमेटी की संरचना विश्वविद्यालय के स्टैट्यूट्स चैप्टर 2 में तय है। इस मामले में ऑलमोस्ट सभी समितियां डिफेक्टिव थी, इसीलिए किसी रिकमेंडेशन को लीगली मानना संभव नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर के आखिरी 3 महीने में भर्तियां रोकने का सरकारी नियमन भी है। तब यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में सभी पुराने एज कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दे दिया है, वे चाहें तो फिर से आवेदन कर सकते हैं। यह बात हाई कोर्ट ने भी अपनी डायरी में नोट की। हाई कोर्ट ने लीगल रीजनिंग देते हुए क्या कहा? इस जजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है हाई कोर्ट की रीजनिंग। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर रिलायंस पेश की, जैसे सुभाष चंद्र मारवाहा 1974 का केस, शंकररासन दास 1991, जितेंद्र कुमार 2008, अरविंदो रब्बा 2025। सुप्रीम कोर्ट जो पूरी तरह इस मामले में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के राइट के बराबर नहीं है। कैंडिडेट को कोई इंडिफिजिबल राइट नहीं मिलता है। स्टेट नियुक्ति रोक सकती है अगर कारण जेन्युइन हो। अगर चयन में भारी इरेगुलरिटी हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ इरेगुलरिटी नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल इलीगैलिटी है। सिलेक्शन कमेटी का गलत होना पूरी प्रक्रिया को नल एंड वॉइड बनाता है। एनविलप खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पटिशनर्स को जॉब का अधिकार नहीं मिलता और अंत में कोर्ट ने कहा कि रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से फैसलों पर भरोसा किया, जनमानस की भाषा में अब हम आपको बतलाते हैं। हाई कोर्ट ने पटिशनर्स की सारी दलीलों को एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की रोशनी में परखा। यहाँ 5 महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिन पर हाई कोर्ट ने अपना भरोसा जताया। सबसे पहला केस था शंकरसन दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991। यह जजमेंट हर सरकारी नौकरी के उम्मीदवार को समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि सिलेक्शन सूची में नाम होने से कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट का रातों रात हक नहीं मिल जाता। स्टेट चाहे तो वैकेंसी भर सकती है, चाहे तो नहीं भी भर सकती है। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स मेरिट में थे, इसलिए हम तुम्हें नौकरी देनी ही होगी, ऐसा कोई कानून भारत में अभी तक नहीं है। सरकार को अधिकार है कि वह भर्ती पर रोक लगा सकती है यदि उसके भर्ती के दौरान इरेगुलरिटी हुई है, यदि फंड नहीं है, अगर इस सीट्स फ्रीज हैं, अगर गलत कमेटी बनी हुई है या कोई अन्य जेन्युइन रीजन हो। सुभाष चंद्र मारवाहा केस 1974 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें कि भर्ती प्रक्रिया में चयनित व्यक्ति अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। मीनिंग तुम चयनित हुए हो ये ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलेगा ये सरकार की मर्जी है, नियमों की शुचिता है। जितेंद्र कुमार का केस 2008 सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें दोहराया
कि सिलेक्शन पैनल केवल एक वेटिंग लिस्ट है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अरविंदा रब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2025 सुप्रीम कोर्ट के केस में हाई कोर्ट ने इसी जजमेंट पर सबसे ज़्यादा रिलायंस प्लेस किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सिलेक्शन कमेटी ही गलत है तो पूरी भर्ती अवैध है। जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे करके आए थे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट को व्यक्तिगत नुकसान नहीं, पूरी प्रक्रिया की गलतियां देखनी चाहिए। यह बीएचयू के केस पर बिल्कुल लागू होता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिलेक्शन कमेटी ही डिफेक्टिव थी, इसलिए छात्रों की मेहनत का सवाल अलग है, लेकिन कानून का सवाल बिल्कुल अलग है। नौकरी का अधिकार कब मिलता है, इस जजमेंट में यह भी बतलाया गया है। बहुत जरूरी सवाल है। हर बच्चा पूछता है कि मैंने इंटरव्यू दे दिया, अब क्या मेरा हक नौकरी पाने का बन गया है? जवाब है नहीं। नौकरी का हक आपको 2 स्टेप्स पर ही मिलता है। स्टेप 1, जब सिलेक्शन कमेटी ठीक से बनी हो। अगर कमेटी ही इलीगल है तो आपका पूरा इंटरव्यू जीरो हो जाता है, चाहे आपने टॉप मार्क्स क्यों नहीं प्राप्त किए हों। बीएचयू केस में कोर्ट ने पाया कि गलत चेयरमैन था, गलत सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, गलत नॉमिनी थे, गलत स्क्रीनिंग हुई, मतलब कमेटी ही गलत, यानी कि पूरा चयन गलत हुआ। स्टेप 2, जब अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अपॉइंटमेंट का लेटर जब आपको जारी हो जाए तब आपका कानूनी अधिकार क्रिएट हो जाता है, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना कोई अधिकार क्रिएट नहीं करता। कैंडिडेट्स ने आर्गुमेंट दिया कि हमने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, रिकमेंडेशन सील में बंद है, लेकिन कोर्ट ने कहा सील में क्या है, किसने लिखा है, किसने वेरीफाई किया? कमेटी गलत थी तो उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। आपके साथ ऐसा क्यों हो सकता है, यह एक वास्तविकता समझिए। मान लीजिए आपने 3 महीने पढ़ाई की, 7 घंटे की परीक्षा दी, 1 घंटे का इंटरव्यू दिया, आपका नंबर मेरिट में आ गया, और फिर बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी कहे कि कमेटी ही गलत थी इसलिए सिलेक्शन इनवैलिड। क्या यह अनजस्ट लगता है? हाँ। पर कानून क्या कहता है? गलती कैंडिडेट्स की नहीं, लेकिन कैंडिडेट को बेनिफिट भी नहीं मिलेगा अगर प्रक्रिया ही अवैध हो। क्यों? क्योंकि कोर्ट देखता है देश का हित, पब्लिक इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत हित या इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं। अगर पूरी भर्ती में निम्न बातें हों, घोटाले की संभावना हो, फर्जी मार्किंग हो, गलत एक्सपर्ट्स हों, गलत कोरम हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, मास इरेगुलरिटी हो, तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देता है। कैंडिडेट इनोसेंट है फिर भी कोर्ट प्रक्रिया नहीं रोक सकता। कोर्ट ने रीजनिंग दी कि एक सार्वजनिक संस्था में गलत चयन भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाम विजिटर्स की पावर, यह बीएचयू का सबसे बड़ा विवाद है। बीएचयू एक्ट 1915 के अनुसार विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी यूनिवर्सिटी की शासी संस्था। पटिशनर्स ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनवेलप खोलने से रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें रिकमेंडेशन विजिटर को भेजना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कहा रोंग सिलेक्शन कमेटी बराबर रोंग रिकमेंडेशन। जिस कागज पर इलीगल कमेटी ने साइन किया हो, विजिटर को भेजना केवल और केवल समय की बर्बादी है। कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पावर है कि वह इलीगल प्रोसेस को रोक दे। यहां कोर्ट पूरी तरह यूनिवर्सिटी के पक्ष में रहा। कोर्ट ने कैंडिडेट्स के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई?
कैंडिडेट्स ने कहा कि हम इनोसेंट हैं, गलती बीएचयू की है, हम मेरिट में थे, फिर से एग्जाम देना इनजस्टिस है। कोर्ट ने सबकी दलीलें सुनी लेकिन रीजन बहुत महत्वपूर्ण दिया। कहा कि सिलेक्शन कमेटी की गलतियों से पूरी प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए कोर्ट केवल सिंपैथेटिक नहीं हो सकता। यही रूल ऑफ लॉ है। बीएचयू का अंदरूनी सच जिस पर कोर्ट ने अविश्वसनीय टिप्पणियां की। क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन में 4 दिन में 944 इंटरव्यू होना संभव है? कल्पना कीजिए कि जब बीएचयू जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, आप सोचते हैं कि आपने कड़ी मेहनत की, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। हाई कोर्ट के सामने जो दस्तावेज आए उन्हें देख करके जज साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि इंटरव्यू फॉर्मेट सिलेक्शन से ज़्यादा फॉर्मेलिटी लग रहा था। सिलेक्शन कमेटी नियमों के बाहर बनाई गई थी। इंटरव्यू की संख्या दिखा करके चयन को वैध बताने की कोशिश की गई थी। और जो सबसे बड़ा झटका था वह था कि 236 इंटरव्यू एक ही दिन में कैसे। अब हम पूरी कहानी इसकी समझते हैं। हाई कोर्ट ने पूरी सूची दी कि किस तरह कमेटी वैध नहीं थी। यह इरेगुलरिटीज टेक्निकल नहीं थी, ये प्रोसेस को वॉइड कर देने वाली कैटेगरी में थी। कमेटी में जरूरी लोग शामिल ही नहीं थे। स्टेट्यूट्स के अनुसार चेयरमैन, वाइस चांसलर, विजिटर्स नॉमिनी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, एक्सपर्ट और डीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन रिपोर्ट में यह पाया गया कि नॉमिनी गायब है, एक्सपर्ट गायब हैं, गलत लोग कमेटी में हैं। जिन सब्जेक्ट के इंटरव्यू थे उनमें उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट ही मौजूद नहीं था। तब हाई कोर्ट ने कहा, ए सिलेक्शन कैन नॉट बी स्टैंड इफ द कमेटी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द स्टैट्यूट्स। लॉ की भाषा में इसे कहते हैं इलीगैलिटी इन द रूट, यानी जड़ ही खराब है, मूल ही खराब है तो पूरा पेड़ तो अस्वस्थ ही रहेगा। चेयरमैन वही नहीं था जिसे होना चाहिए था। कुछ कमेटी में वाइस चांसलर की जगह रजिस्ट्रार, अन्य प्रोफेसर और असंबंधित अधिकारी थे को चेयरमैन बना दिया गया। कोर्ट ने लिखा, स्टेट्यूट्स के अनुसार चेयरमैन बदलना सिलेक्शन को अवैध बना देता है। विजिटर्स नॉमिनी का न होना अवैधता का सबसे बड़ा आधार है। बीएचयू एक्ट में विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका नॉमिनी ही नहीं होना सिलेक्शन प्रोसेस को इनवैलिड बनाता है। लेकिन ज्यादातर कमेटी में नॉमिनी शामिल ही नहीं था। इससे कोर्ट ने कहा यह फंडामेंटल वायलेशन है। नॉन टीचिंग कमेटी में भी गंभीर त्रुटियां पाई गई। ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों के लिए 944 उम्मीदवार थे, केवल 4 दिन में साक्षात्कार हुए, यानी प्रतिदिन 236 साक्षात्कार पर कैंडिडेट समय 3 से 5 मिनट। कोर्ट ने कहा यह सिलेक्शन नहीं, सिर्फ अटेंडेंस वेरिफिकेशन जैसा है। क्या सच में 236 लोग इंटरव्यू एक दिन में दे सकते हैं? आप सोचिए, एक इंटरव्यू में कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, अनुभव, टेक्निकल क्वेश्चन, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और कैटेगरी वेरिफिकेशन, यह सब होना चाहिए। लेकिन 236 लोगों का इंटरव्यू प्रतिदिन होता है। प्रति इंटरव्यू 3 से 4 मिनट लगते हैं। यह बिल्कुल असंभव है। तब कोर्ट ने कहा कि इस तरह का असेसमेंट मेरिट बेस्ड हो ही नहीं सकता, यानी ऐसे इंटरव्यू से किसी की योग्यता का मूल्यांकन बिल्कुल पूरी तरह असंभव है। कोर्ट ने इंट्रोगेशन स्टाइल में यूनिवर्सिटी से भी सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा, क्या 4 दिन में 944 लोगों का उम्मीदवारों का सच्चा मूल्यांकन संभव है? यूनिवर्सिटी ने जवाब नहीं दे पाई। कमेटी में विशेषज्ञ क्यों नहीं थे? यूनिवर्सिटी जवाब नहीं दे पाई। चेयरमैन इंस्टीट्यूट्स के अनुसार क्यों नहीं था? कोई स्पष्टीकरण यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई। विजिटर्स नॉमिनी क्यों नहीं बुलाया गया था? फिर से कोई ठोस जवाब यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं आया। तब कोर्ट ने कहा, एंटायर सिलेक्शन अपीयर्स टू बी आई वॉश, पूरी प्रक्रिया दिखावा लगती है। तब बीएचयू ने क्या कहा? बीएचयू ने तर्क दिया,
हमने नए विज्ञापन में पुराने सभी अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन दे दिया है, इसलिए उम्मीदवारों का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि एज रिलैक्सेशन कंपेंसेशन नहीं है। आपने प्रोसेस गलत चलाई, इसलिए फ्रेश सिलेक्शन होगा। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में कोई किसी शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, क्या आप 3 से 4 मिनट में डिसाइड कर सकते हैं कि यह पढ़ा सकता है कि नहीं, वह सब्जेक्ट जानता है या नहीं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, छात्रों से कनेक्ट करता है या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। फिर बीएचयू जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान ने ऐसा कैसे किया? ये एक सवालों के घेरे में है। कोर्ट का यही कहना था कि इस तरह की प्रक्रिया मेरिट पर नहीं, औपचारिकता पर आधारित है। कोर्ट ने क्यों कहा पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है? हाई कोर्ट ने कहा रॉन्ग कमेटी, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग इंटरव्यू फॉर्मेट, रॉन्ग अप्रूवल। तो कोर्ट ने निष्कर्ष दिया सिलेक्शन संपूर्णता में अवैध है, इसे वैलिड नहीं माना जा सकता है। इसीलिए कोर्ट ने एनवेलप खोलने से रोक लगा दी। रिकमेंडेशन नल एंड वॉइड कहा, कैंडिडेट्स की सभी दलीलें खारिज की। रिट पिटीशन अंततः डिसमिस कर दी गई। लोग क्यों नाराज हुए? क्योंकि 3 से 4 साल बर्बाद हो गए, पढ़ाई की गई सारी मेहनत जीरो हो गई। घर वालों को क्या जवाब दें? फिर से फार्म भरो, फिर से फार्म के पैसे दो। लेकिन कोर्ट ने सिंपैथेटिक होने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि गलती प्रक्रिया की है, इंडिविजुअल सिंपैथी से भ्रष्ट सिस्टम को बचाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया कि यह भर्ती पूरी तरह अवैध थी, इसीलिए इसके अनुसार कोई अपॉइंटमेंट बीएचयू में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नियुक्तियां वॉइड एब इनिशियो थी, शुरुआत से ही अवैध थी। इसीलिए सीलबंद लिफाफे को खोलने का सवाल ही नहीं उठता और कैंडिडेट को मात्र सिलेक्शन से नौकरी का अधिकार नहीं मिल सकता। तो कुल मिलाकर माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह फैसला केवल बीएचयू तक ही सीमित नहीं रहता, यह नेशनल प्रेसिडेंट बन जाता है। इस जजमेंट से मिलने वाले 5 बड़े मटेरियल लेवल इफेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भविष्य में यह फैसला एक लैंडमार्क निश्चित होगा। कोर्ट ने 2 बातें पूरी तरह साफ करके कही हैं। पूरी भर्ती अवैध है, नई भर्ती निकालो, फ्रेश सिलेक्शन कमेटी बनाओ, तब आप भर्ती कर सकते हैं। इस प्रकार से यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने किया। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने गलत किया या सही किया? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बतलाएं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही जानकारी में दी गई है, जो वीडियो में वो अवश्य ही पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल कानून टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। मिलते हैं किसी नए जजमेंट के साथ कल के वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।